चलिए आज समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो साइंस है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखती है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अचानक से सब कुछ महंगा क्यों होने लगता है? या ये नौकरियां आखिर आती कहां से हैं? किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है या बुरी, ये कैसे तय होता है? ये वो बड़े सवाल हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करते हैं, और अर्थशास्त्र हमें इनके जवाब ढूंढने का एक नजरिया देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अर्थशास्त्र को देखने के दो अलग अलग चश्मों के बारे में जानेंगे, फिर उन बड़े सवालों पर गौर करेंगे जिनके जवाब मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़े संकट ने इस पूरे साइंस को जन्म दिया, और आखिर में अर्थव्यवस्था के चार सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट्स पूरी इकोनॉमिक दुनिया को किन दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। देखिए, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अकेले पेड़ को देखने जैसा है। मतलब एक ग्राहक, एक कंपनी, एक बाजार, इनके फैसले कैसे होते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे जंगल को एक साथ देखने जैसा है। पूरे देश में रोजगार का क्या हाल है, महंगाई बढ़ रही है, ये घट रही है, इन सब पर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बड़ी तस्वीर वाला नजरिया है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आखिर किन बड़े बड़े सवालों से जूझता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स उन मुद्दों को समझने की कोशिश करता है जिनका असर हम सब पर पड़ता है। जैसे, क्या देश में महंगाई बढ़ने वाली है, नौकरियों के हालात सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, हम देश की इकोनॉमिक हेल्थ को कैसे नाप सकते हैं, और सबसे जरूरी, सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि हालात बेहतर हों। अब ये एक बहुत ही मजेदार तरीका है जो इकोनॉमिस्ट इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक देश में लाखों तरह के सामान और सेवाएं बनती हैं, सबका हिसाब रखना तो नामुमकिन है। तो वो क्या करते हैं, वो एक काल्पनिक चीज मान लेते हैं जो इन सभी चीजों का एवरेज हो, और फिर उसकी कीमत और उत्पादन को देखकर पूरी अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा लेते हैं। है ना कमाल का आइडिया? पर एक दिलचस्प बात बताएं, अर्थशास्त्र का ये हिस्सा यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा से नहीं था। इसका जन्म एक बहुत बड़ी ग्लोबल आपदा से हुआ जिसने सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। 1930 के दशक से पहले ज्यादातर अर्थशास्त्री ये मानते थे कि बाजार अपने आप सब ठीक कर लेता है। उनका मानना था कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे काम मिल ही जाएगा और फैक्ट्रियां हमेशा चलती रहेंगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर 1929 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे विश्वास की नींव हिला दी। उसे हम जानते हैं महामंदी या द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से। और ये आंकड़े उस तबाही की गवाही देते हैं। अमेरिका में बेरोजगारी सिर्फ 4 साल में 3% से उछलकर 25% हो गई। सोचकर देखिए, हर 4 में से एक काम करने वाला इंसान बेरोजगार था। देश का कुल उत्पादन 1/3 घट गया। पुराने सिद्धांतों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस महासंकट ने सबको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच 1936 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने अर्थशास्त्र की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो मोड़ थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। उनकी किताब ने एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो सकता है कि बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहे और बाजार खुद उसे ठीक ना कर पाए, और बस यहीं से आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुआ, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये आज की सबसे आम इकोनॉमिक सिस्टम यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैसे देखता है। तो एक पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? सीधी सीधी 3 बातें हैं। पहली, यहां ज्यादातर कारखाने और मशीनें प्राइवेट लोगों के हाथ में होती हैं, सरकार के नहीं। दूसरी, जो भी सामान बनता है वो बेचने के लिए बनता है, खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं। और तीसरी, यहां लोग अपनी मेहनत या सेवा को एक कीमत पर बेचते हैं जिसे हम मजदूरी या सैलरी कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम के दिल में होता है उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। ये वो इंसान है जो रिस्क लेता है, पैसा लगाता है और जमीन, मजदूर और मशीनों को एक साथ लाकर प्रोडक्शन शुरू करता है। अब इस पूरे जटिल सिस्टम को और आसानी से समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे 4 बड़े खिलाड़ियों या सेक्टर्स में बांट कर देखता है। पहला खिलाड़ी कौन है? वो हैं हम सब, यानी परिवार या हाउसहोल्ड्स। हम ही लोग हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, सैलरी कमाते हैं, सामान खरीदते हैं, टैक्स देते हैं और बचत भी करते हैं। दूसरा खिलाड़ी है फर्म क्षेत्रक।
यानी सारी कंपनियां और बिजनेसेस। ये वो हैं जो हमें नौकरी पर रखते हैं और वो सारा सामान और सेवाएं बनाते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मुनाफा कमा सकें। तीसरा खिलाड़ी है सरकार। सरकार का काम नियम कानून बनाना, हमसे टैक्स लेना और फिर उस पैसे को सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी चीज़ों पर खर्च करना है। इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना होता है। और आखिर में आता है चौथा खिलाड़ी, बाह्य क्षेत्रक, मतलब बाकी की दुनिया। हम दूसरे देशों को अपना सामान बेचते हैं, जिसे निर्यात कहते हैं, और उनसे सामान खरीदते हैं, जिसे आयात कहते हैं। ये लेन देन भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हैं वो 4 खिलाड़ी: परिवार, फर्म, सरकार और बाकी दुनिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं चारों के आपसी रिश्ते को समझने की कोशिश है। ये हमें दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कोई अपने आप चलने वाली मशीन नहीं है, बल्कि इन चारों के फैसलों का नतीजा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अर्थव्यवस्था की लगाम असल में किसके हाथ में है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।